सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम लेके प्रतिभा क्लासेस बीकानेर की ओर से आज टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, जिसमें आप कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपको करवाया जाएगा मानव पाचन तंत्र, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करवा दिए जाएंगे, विस्तार से आपको समझाया जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा मानव पाचन तंत्र। आपको पता है हमारे शरीर में मतलब कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। कोशिकाओं से क्या, कोशिकाओं से बनता है ऊतक, कोशिकाओं से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग और अंग से बनता है तंत्र। कोशिका, कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है तंत्र। और प्रत्येक मानव में जितने भी तंत्र है, प्रत्येक तंत्र जैसे पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, प्रत्येक तंत्र का अलग अलग कार्य है। यानी प्रत्येक तंत्र, पाचन तंत्र का अलग कार्य है, श्वसन तंत्र का अलग कार्य है, उत्सर्जन तंत्र का अलग कार्य है। तो आज हमारा टॉपिक है वो है मानव पाचन तंत्र। तो देखते हैं मानव पाचन तंत्र। सर्वप्रथम एक डायग्राम है, इसमें देखो जो मानव पाचन तंत्र का दिखा रखा है आपको। इसमें सबसे पहले हमारा पाचन शुरू होता है, वो होता है मुख से। सर्वप्रथम हमारा पाचन होता है, शुरू होता है मुख से। मुख में क्या क्या होता है देखना। मुख में एक तो होती है जीभ, एक होते हैं दांत। सर्वप्रथम भोजन को मुख में जो लेने की क्रिया होती है उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। यानी भोजन को मुख में लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी जो भोजन है, भोजन को मुख में लेते हैं उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। मुख से लेके यानी मुख गुहा से लेके, मुख गुहा से लेके मलाशय तक एक तंत्र कार्य करता है और इस तंत्र को कहते हैं आहार नाल। इस तंत्र को कहते हैं आहार नाल। तो आज पढ़ेंगे हम आहार नाल, जो पाचन है उसके बारे में संपूर्ण पढ़ेंगे। तो देखना, सर्वप्रथम भोजन लिया हमने मुख में। मुख में होते हैं तो दांत होते हैं, एक होते हैं जीभ। तो देखना जीभ का क्या कार्य है, दांत का क्या कार्य है। तो मुख में टोटल दांत होते हैं, कुल दांत होते हैं 32 और 32 दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से है। नंबर 1 तो गया कृंतक, नंबर 2 हो गया रदनक, नंबर 3 हो गया चौरणक और नंबर 4 हो गया अग्र चौरणक। ये 4 भाग है। दांतों के 4 भागों में बांटा गया है, कृंतक, रदनक, चौरणक, अग्र चौरणक। देखना कृंतक का क्या कार्य है। कृंतक का कार्य है काटना। यानी कोई भी अगर वस्तु हमें दांतों से या पदार्थ कुछ काटना है तो किससे काटते हैं, कृंतक से काटते हैं। और अगर चीरना फाड़ना होता है तो किससे करते हैं हम, चीरना या फाड़ना, वो है रदनक का कार्य। अगर भोजन को चबाना है वो है चौरणक और अग्र चौरणक दोनों का। यानी भोजन को काटना किससे करेंगे, कृंतक दांतों से। चीरना फाड़ना किससे होगा, रदनक से। चबाना किससे होगा, चौरणक और अग्र चौरणक से। अब देखना कृंतक, रदनक, अग्र चौरणक और चौरणक जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी कितनी होती है। तो दंत सूत्र होता है मानव का, दंत सूत्र वो होता है 21, 23 बटा 21, 23 इंटू 2। अब देखना आपको जो दांत है वो सारे गिनाए जाएंगे। तो देखना मतलब ये मुख हो गया हमारा, इसमें दांत किस प्रकार से होते हैं। तो सर्वप्रथम जो ऊपरी जबड़ा है उसमें दांत गिनते हैं। तो आपको देखना है ऊपरी जबड़े का आधा भाग, आधे भाग में किस प्रकार से दांत होते हैं। तो सर्वप्रथम देखो हमने लिखा है 21, 23, 21, 23। तो जो ये 2 लिखा है वो है कृंतक की संख्या। किसकी है, कृंतक की संख्या। यानी यहां 2 दांत और यहां भी 2 दांत। ये किनके होंगे,
कृंतक होंगे, दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, तो कितने हो गए कृंतक दांत है? 4 हो गए। और रत्नक, एक रत्नक इधर होगा और एक होगा इधर, तो कितने हो गए? 2 रत्नक हो गए। कृंतक की संख्या है 4, रत्नक की संख्या है 2। एक जबड़े में कृंतक की संख्या है 4, रत्नक की संख्या है 2। और अगला है अगर चौरणक की संख्या कितनी है? 2 इधर है और 2 ही इधर है, तो ये कितने हो गए? ये भी हो गए 4। अगला है अगर चौरणक की संख्या है 3 इधर और 3 हो गई इधर, तो कितने हो गए? 6। तो देखना दोबारा गिनना, रत्नक, एक जबड़े में रत्नक कितने होते हैं? 2 2 4 हो गए। रत्नक कृंतक कितने होते हैं? 2 2 4 हो गए। रत्नक 1 और 1 2 हो गया। और ये कितने हो गए? अगर चौरणक 2 2 4 हो गए और चौरणक 3 3 है 6 हो गए। तो टोटल कितने दांत होंगे? एक जबड़े में कितने होंगे? 16 होंगे और दोनों जबड़ों में टोटल कितने होंगे? 32 होंगे। तो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? द्विबारदंती होते हैं। क्या होते हैं? द्विबारदंती। द्विबारदंती क्यों कहते हैं दांतों को? मतलब दांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्वप्रथम जो दांत होते हैं उसे बोलते हैं अस्थायी दांत। और उसके बाद में जो दांत आते हैं उसे बोलते हैं स्थायी दांत। जो अस्थायी दांत आते हैं वो 2 वर्ष की उम्र में और 7 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। स्थायी दांत होते हैं 7 वर्ष के बाद में धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है, जो अस्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 ही होते हैं। कितने होते हैं? 20। और स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। और लास्ट में जो एक दांत होता है, कौन सा? जो ये अगर चौरणक का लास्ट में जो दांत होता है वो एक है, उसे बोलते हैं अक्कल दाढ़ बोलते हैं, अक्कल दाढ़। अगला देखना, अगला हो गया हमारा जीव। ये तो हो गए दांत बता दिया। दांत कितने प्रकार टोटल दांत होते हैं? 32 में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4, कृंतक, रत्नक, चौरणक और अगर चौरणक। प्रत्येक का कार्य बता दिया आपको। कृंतक का क्या काम है? काटने का काम, काटना या चीरना फाड़ना। और रत्नक का हो गया चीरना फाड़ना। अगर चौरणक और चौरणक का हो गया दोनों का चबाने का कार्य। अगला है हमारा जीव। जीव का क्या कार्य है? जीव का कार्य है एक तो भोजन में लार मिलाना। भोजन में लार मिलाने का कार्य कौन करती है? जीव करती है, लार मिलाना। और अगला कार्य कौन सा हो गया? जीव का कार्य है स्वाद का पता लगाना। यानी जो जीव होती है उसके आगे की तरफ, जो आगे का भाग होते हैं उस पर होते हैं छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं। जो स्वाद कलिकाएं क्या काम करती है? भोजन का स्वाद बताने का कार्य करती है। अगला देखो, जीव का कार्य हो गया लार मिलाना, स्वाद बताना और भोजन का निगलना। यानी मुख से भोजन किसमें भेज दिया जाए, निगलने का कार्य कौन करेगी? जीव कार्य करेगी, निगलना। तो कितने कार्य हो गए? लार मिलाना, स्वाद बताना और निगलना। अब देख लो, ये मुख है, इसमें आपको बता दिए मुख में सर्वप्रथम हमने भोजन मुख में लिया। मुख में जो भोजन लेने की क्रिया होती है उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण होने के बाद में यहां मुख से ले लिया हमने, लेने के बाद में भोजन किस में गया? ये मुख में ले लिया। मुख में जीव का कार्य था स्वाद का पता करना, उसने बता दिया पता बताने के बाद में ये जीव है जो निकलने का कार्य करती है। तो जीव जैसे ही निकलेगी भोजन को निकलेगी तो भोजन यहां आ जाएगा, तो यह आ गया भोजन। अब भोजन के पास 4 ऑप्शन होते हैं। या तो मतलब ये भोजन वापस जा सकता है मुंह में, या जैसे भोजन निकलते हैं जो मुख गुहा के नीचे आते हैं तो यहाँ भोजन के पास में 4 ऑप्शन होते हैं। तो अब देखना 4 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। पहला तो ऑप्शन है या तो ये मुख में यहां से वापस जा सकता है, या मतलब ये जो दिखा रखे हैं नासा छिद्र, यानी नासा जो बता रखे हैं उसमें जा सकता है, या ये श्वसन नली इसमें जा सकता है, या ये है ग्रसिका यानी भोजन नली इसमें जा सकता है। अब देखना, अगर यहाँ भोजन है तो भोजन के पास कितने रास्ते हो गए? 4 रास्ते। एक रास्ते तो ये आ रहा है और 3 रास्ते और है। अब देखना भोजन कहा जाता है। अगर भोजन यहाँ आ गया, आने के बाद में भोजन ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उसको रोकने के लिए यहाँ एक ढक्कन लगा हुआ है। उस ढक्कन को कहते हैं यूला। क्या कहते हैं? यूला। ये क्या काम करता है? मतलब आप मुख को
खोलोगे तो अगर आप शीशे में देखोगे तो आपके मुंह में एक छोटा सा जो बोलते हैं लटका हुआ दिखाई देगा, उसका नाम है यूला। यूला कार्य करता है भोजन को मतलब नासा में जाने का रोकने का कार्य करता है। तो ये भोजन को यहाँ ऊपर नहीं जाने देगा, ऊपर नहीं जाने देगा। फिर भोजन के पास में दो और रास्ते हैं, तो भोजन या तो जाएगा श्वसन नली में या जाएगा भोजन नली में। लेकिन श्वसन नली में जाने से रोकने के लिए यहाँ भी एक ढक्कन लगा हुआ है, उसका नाम है एपिग्लोटिस ढक्कन, जिसे कहते हैं घाटी ढक्कन भी कहते हैं। यानी जो यहाँ ढक्कन लगा हुआ है उसका नाम है एपिग्लोटिस ढक्कन, जो क्या काम करते हैं, भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। लेकिन अगर यहाँ भोजन आया हुआ है, अगर बाई चांस गलती से हम खाना खाते समय अगर बात करते हैं या मतलब हंस रहे हैं या कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो अगर एपिग्लोटिस ढक्कन थोड़ा बहुत ही अगर ऊपर नीचे हो गया तो भोजन आइए किसमें जा सकता है, श्वसन नली में जा सकता है। लेकिन अगर भोजन को हमने चबा चबा के खाया है, छोटे छोटे टुकड़ों में चबा लिया, तोड़ लिया, तो अगर चबा लिया है तो श्वसन नली में अगर छोटा टुकड़ा रहता है तो खांसी के द्वारा फेफड़े जो बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा टुकड़ा है, अगर हमने खा लिया और यहाँ आने के बाद में हमने बातें की या कुछ और कार्य किया खाना खाते समय, तो अगर भोजन है वो अगर किसमें आ गया, श्वसन नली में आ जाता है, तो हो सकता है आदमी की उस समय मृत्यु भी हो सकती है। अगर भोजन किसमें आ गया, श्वसन नली में, एपिग्लोटिस ढक्कन अगर बंद नहीं हुआ, बाई चांस अगर भोजन किसमें आ गया, श्वसन नली में आ गया, तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आपको बोला जाता है कि खाना खाते समय सावधानी से बैठे, बातें नहीं करे, भोजन को चबा चबा करे खाए। तो अब देखना, भोजन जीभ का काम था, क्या काम करता, स्वाद बताने का, लार मिलाने का, वो मिला दिया। और मुख में जो लार होती है वो किससे स्रावित होते हैं, लाला ग्रंथि से। लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से लार स्रावित हो गई, वहां क्या और साथ में क्या मिल गया, टाइलिन एंजाइम, एमिलेज एंजाइम, ये भी कहां मिल गया, मुंह में मिल गया। और भोजन का पाचन किससे शुरू हो गया, मुंह से ही शुरू हो गया। और यहाँ किसका पाचन है, मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यानी हमें पता है भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य से अनेक होते हैं, मतलब जल। तो मुख से ही किसका पाचन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है शुरू हो जाता है। तो मुख में आए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, भोजन यहाँ आगे आ गया। भोजन के बाद या तीन रास्ते थे, या तो ऊपर जा सकता था नासा में, या नीचे श्वसन नली में, या भोजन नली में। तो नासा में जाने से रोकने के लिए कौन है, यूला, इसका नाम है, ध्यान रखना क्या नाम है, यूला। और श्वसन नली में जाने से रोकने के लिए इसका क्या नाम है, इसका नाम है एपिग्लोटिस ढक्कन, या जैसे बोल सकते हैं घाटी ढक्कन, जो कि किसमें नहीं जाने देगा आपको, भोजन को श्वसन नली में नहीं जाने देगा। तो भोजन किसमें आएगा, फिर गर्सिका में आ गया। किसमें आ गया भोजन, है गर्सिका में। गर्सिका क्या काम करती है, गर्सिका कार्य करती है कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का। गर्सिका में कोई पाचन नहीं होता है। किसमें पाचन शुरू हुआ, मुख में हुआ, मुख में किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का हुआ। फिर भोजन आया किसमें, गर्सिका में आ गया। गर्सिका में कोई पाचन नहीं होगा, यानी ये जो गर्सिका होती है इसमें कोई पाचन नहीं होता है। ये क्या काम करती है, ये काम सिर्फ इतना करती है, कर्माकुंचन गति द्वारा मुख गुहा से भोजन लिया और किसको दे दिया, आमाशय को। अब देखना आमाशय में क्या होता है, भोजन किसमें आ गया, आमाशय में आ गया। तो अब देखना आपको मुख से किसमें आ गया, आमाशय में आ गया। और अब आमाशय से क्या होता है, तो देखते हैं आमाशय में क्या होता है। ये आमाशय है, आमाशय में भोजन आ गया। आमाशय में भोजन कितना रह सकता है, कम से कम 1 से 3 लीटर तक भोजन रह सकता है। यानी आमाशय हमारा भोजन कितना ग्रहण कर सकता है, आमाशय भोजन ग्रहण कर सकता है 1 से और 3 लीटर। यानी आमाशय भोजन कितना रख सकता है, 1 से 3 लीटर तक रख सकता है। जैसे ही भोजन आमाशय में आया, आमाशय 3 लीटर तक ग्रहण कर सकता है। और जैसे ही आमाशय भर गया तो हम कहते हैं भोजन यानी दाब गए, फुल हो गए, पेट भरा गया, यानी इसको आमाशय क्यों कहते हैं, पेट। ठीक है, आमाशय जैसे भर जाता है हम कहते हैं पेट भर गया। तो ये आमाशय में आया। आमाशय में देखना क्या होता है, आमाशय में भोजन कम से कम रहता है, मतलब 3-4 घंटे रहता है। तो इसमें क्या क्या होता है, आमाशय एक है जे आकार की संरचना का होता है। ये देखो इसमें
किस आकार की संरचना बन रही है? जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है, यानी थैली के टाइप का होता है। क्या होता है? एक तो थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? थैलीनुमा संरचना। और किस टाइप का होता है? जे आकार का होता है। कैसा होता है? जे आकार का। देखना कैसा लग रहा है आपको? अमाशय जे आकार का लग रहा है। आगे देखना अब क्या होता है अमाशय में। अमाशय में क्या होता है? HCl अम्ल होता है। क्या होता है अमाशय में? HCl अम्ल होता है। तो देखना HCl अम्ल क्या काम करता है। HCl अम्ल काम करता है जैसे भोजन आया या नहीं आया, इसका कार्य है मतलब जो जीवाणु है, जो भोजन के साथ में कीटाणु वगैरह आता है उसको मारने का। HCl का पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? HCl का पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मान लिया भोजन आ गया अमाशय में। अमाशय में देखना क्या होगा। अब जैसे ही आता है अमाशय में, तो अमाशय में पाचक रश्मि होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेनिन, पेप्सिन। कौन सा हो गया? रेनिन। और एक हो गया पेप्सिन। अब देखना इनका क्या कार्य है। जैसे ही भोजन अमाशय में आते हैं, तो अमाशय में क्या होता है? एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। ये HCl अम्ल है, इनका कार्य है माहौल बनाना, यानी ये माहौल बनाता है किसको स्रावित करने के लिए? रेनिन और पेप्सिन को स्रावित करने के लिए। मान लिया भोजन आ गया और भोजन में क्या मिल गया? भोजन में मिल गया HCl अम्ल। HCl अम्ल मिलते ही ये भोजन क्या हो जाता है? भोजन हो जाता है अमाशय में अम्लीय। अब कई बार क्या होता है, अगर पाचन आगे नहीं हो रहा है, अगर वापस अमाशय से बाहर निकालता है, तो हमें भोजन कैसा लगता है? खट्टा खट्टा लगता है। क्यों लगता है खट्टा खट्टा? क्योंकि भोजन में क्या मिल जाता है अमाशय में आने के बाद में? जैसे यानी वमन की क्रिया होती है, यानी उल्टी। अगर हमें उल्टी आती है या वमन की क्रिया होती है, उल्टे होते हैं वमन की क्रिया, यानी वमन की क्रिया होती है, उस समय भोजन मतलब क्या होता है? वापिस अमाशय से बाहर आता है मुख में आता है, बाहर निकलता है। निकलते समय हमें भोजन कैसा लगता है? खट्टा खट्टा लगता है। क्यों लगता है खट्टा खट्टा? क्योंकि इसमें क्या मिल गया? HCl अम्ल मिल गया। अब क्या देखो, ये क्या हो गया? रेनिन और क्या हो गया? पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध का पाचन करना। ये बच्चों में अधिक स्रावित होता है, यानी अगर बच्चा माता का दूध पीता है या अन्य दूध पीता है, तो उसको पाचन के लिए किसकी जरूरत होती है? रेनिन। यानी रेनिन एंजाइम कहां स्रावित होता है? अमाशय में। और अमाशय में कहां से स्रावित होता है? जो ये आंतरिक स्तर होती है, इस प्रकार से यहां से स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? यहां से स्रावित होता है रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है? इसका काम है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यानी यह भोजन है किसमें है? अमाशय में है। अमाशय में किसका स्रावित हुआ? HCl अम्ल, रेनिन, पेप्सिन। रेनिन ने क्या काम किया? दूध का पाचन कर दिया। और पेप्सिन ने क्या काम किया? प्रोटीन का पाचन कर दिया। अब कई बार क्या होता है, अगर हम मतलब सुबह से शाम तक खाना नहीं खा रहे हैं, भूखे रह गए या किसी कारणवश से मतलब अगर किसी काम में बिजी हो गए और सुबह से शाम तक हमने खाना नहीं खाया, उस समय हमें मतलब एक हमारे शरीर में अल्सर आपने सुना है। अल्सर देखना क्या है? अल्सर क्या होता है? अगर हम खाना नहीं खाते, HCl अम्ल का क्या काम है? इसका काम है माहौल बनाना। ये मतलब किसको स्रावित कर देता है? रेनिन और पेप्सिन को मतलब अम्लों को स्रावित कर देता है, जिससे हमारी मतलब जो अमाशय की आंतरिक स्तर होती है, इनका पाचन शुरू हो जाता है। यानी अगर भोजन नहीं आया, अमाशय तक नहीं पहुंचा, मतलब हमने भोजन में भेजा ही नहीं, लेकिन ये HCl का काम है माहौल बनाने का। यानी ये तो पाचन के लिए इनको सहक्रिय करेगा। किनको? रेनिन को और पेप्सिन को। ये क्या काम करेगा? ये काम करेंगे मतलब इनकी जो आंतरिक भित्ति है अमाशय की, इनका पाचन करना शुरू कर देंगे। तो अगर इनकी भित्ति का पाचन करेंगे तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? क्या हो जाएगा? उससे अल्सर होंगे और पेट में जलन उत्पन्न हो जाएगी। जिसे अगर पेट में जलन उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं? अल्सर की क्रिया यहाँ कहते हैं एंटासिड। अब देखो एंटासिड में क्या लेते हैं हम मतलब किसकी मात्रा स्रावित हुई? अम्ल की स्रावित हुई। अब हमें पता है अगर अम्ल अधिक हो गया, अम्ल को अगर उदासीनीकरण करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? क्षार का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? क्षार का उपयोग करेंगे। अब देखना कौन से क्षार? कौन से क्षार है? देखो, मिल्क ऑफ है मैग्नीशियम। यानी किसका उपयोग करेंगे? मिल्क ऑफ है मैग्नीशियम का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? मिल्क ऑफ है मैग्नीशियम। अगर हम क्षार का उपयोग करते हैं, यानी अगर अल्सर की क्रिया हो जाती है
और एंटीसीड लेते हैं, हमें क्या लेते हैं, मिलेट हो गए मैग्नीशियम, जो क्या काम करता है, अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी क्षार मिलता है। अगर अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, मतलब ये जो आंतरिक स्तर में जो जलन हो रही थी उससे दर्द कम हो जाएगा। अल्सर क्या है, देखो अल्सर मतलब अगर जलन की क्रिया हो रही है जिससे मुंह में क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। कई बार कहते हैं कि मतलब मुंह में छाले हो गए, छाले होने का कारण है मतलब हमारा पाचन है सही नहीं है, यानी हमने भोजन लंबे समय तक यहाँ ग्रहण नहीं किया या कुछ और अन्य कारण हो गया, तो इससे अल्सर होने का कारण यही है कि हमारे मुंह में क्या हो गए, छाले हो गए। आगे देखना, भोजन किसमें था, मुख से आया किसमें, ग्रसनी में, ग्रसनी से किसमें आ गया, आमाशय में आ गया। अब आमाशय में देखना, आमाशय में हमने बता दिया कि रेनिन है, HCl अम्ल है और जगह पेप्सिन एंजाइम है, वे स्रावित हुआ और भोजन को पाचन, किन का पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, प्रोटीन का भी हो रहा है। अब क्या काम करता है, यहां देख लो, एक इधर है ये यकृत। अब यकृत का एक ही कार्य है, यकृत का काम करता है पित्त रस से स्रावित करता है यकृत। अब पित्त रस देखना, पित्त रस कौन स्रावित कर रहा है, यकृत स्रावित करेगा पित्त रस से, और किसको देगा, पित्ताशय में संग्रहित होगा, यानी पित्ताशय में इकट्ठा होगा। अब पित्ताशय किसको देगा, ये देगा क्षुद्रांत्र को, किसको देगा, क्षुद्रांत्र को देगा। अब देखना क्षुद्रांत्र को, और साथ में यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है अग्नाशय, क्या जुड़ा हुआ है इधर अग्नाशय, ये भी क्या देगा, अग्नाशय रस, जो क्या काम करेगा। अब देखो यकृत में क्या स्रावित किया, पित्तरस, पित्तरस का एक ही काम है, जो वसा आ रही है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करेगा। कौन करेगा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य, वसा को तोड़ने का कार्य करेगा। ये जो पित्तरस एकत्रित हुआ है पित्ताशय में, ये कार्य करेगा, यानी प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया, अब किसका और हो गया, वसा का भी शुरू हो गया। तो मतलब जो ये अग्नाशय था, ये भी क्या स्रावित कराएगा, अग्नाशय रस, यानी इसको, अबे ये तो था यहाँ अम्लीय, अब किसको बना देंगे, इनमें क्षारीय पदार्थ भी मिल जाएंगे, तो यहां से किस में आ जाएंगे, छोटी आंत में, किस में आ जाएंगे, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, और एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब देखना ये छोटी आंत है, ये कितनी होती है, ये कम से कम है 7.5 मीटर लंबी होती है, यानी हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है वो कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। ये देख लो इतनी, मतलब ये शरीर में किस प्रकार से रह सकती है, यानी ये कुंडलित में रहती है, यानी ऐसे कुंडली बनाई हुई रहती है। यानी जैसे भोजन किसमें आया, आमाशय में, आमाशय से किस में आ गया, छोटी आंत में। छोटी आंत छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर, और ये किस में रहती है, ये रहती है कुंडलित में, यानी कुंडली बनाई हुई रहती है। अब इसमें भोजन आता है, आते ही इसमें मतलब क्या होता है, जो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है वो किसमें होता है, छोटी आंत में ही होता है, यानी भोजन का सर्वाधिक अवशोषण आपको पूछे तो किसमें होगा, वो छोटी आंत में। और इसमें क्या होता है, छोटी आंत में मतलब अंगुली के समान इसमें दीर्घरोम निकले रहते हैं, जिसे कहते हैं रस अंकुर या दीर्घरोम, यानी दीर्घरोम, और जिसे रस अंकुर भी कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये काम करता है भोजन को अवशोषित करने का, यानी भोजन का मतलब आमाशय में आया, आमाशय में कोई अवशोषण नहीं हुआ, यानी वहां से पाचन शुरू हो रहा है, लेकिन जैसे मतलब छोटी आंत में आती है, ये क्या काम करती है, ये भोजन को अवशोषित करने का कार्य करती है, यानी वसा का पूर्ण पाचन होता है, और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी का यहाँ क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, और ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है छोटी आंत, और ये इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। अब आगे देखना क्या होता है, जो वर्धांतर होता है उसके बाद में किसको भेज दिया जाता है, वर्धांतर को। लेकिन वर्धांतर में देखो ये इधर और जुड़िए, इसका नाम है प्रीसेसिका, इसको भी कहते हैं अपेंडिक्स, यानी कई बार आपने सुना होगा अपेंडिक्स, इसका ही बोले तो अपेंडिक्स, यानी हिंदी में प्रीसेसिका कहते हैं। इसका कोई कार्य नहीं होता है, ये पाचन में हमारा कोई मतलब सहयोग नहीं करती है। ये किस में सहयोग करती है, जो
जंगली जानवर होते हैं या गाय भैंस बकरी होती है, इसमें मतलब ये सेलुलोज के पाचन का कार्य करती है। यानी सेलुलोज का अगर पाचन करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रेसेसिका की यानी अपेंडिक्स की। लेकिन मानव में कोई सेलुलोज का पाचन है नहीं होता है, इसलिए मतलब अगर कई बार अगर ये दर्द करने लग जाती है, दिक्कत करने, गैस वगैरह बढ़ने की दिक्कत आती है, तो इसको क्या काम कर दिया जाता है? अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। तो इससे कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे शरीर में निकालने के बाद में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भोजन किसमें आता है? वर्धांतर में। वर्धांतर में क्या होता है? वर्धांतर में होता है भोजन आने के बाद में वर्धांतर क्या होती है? चपटी होती है ज्यादा, मतलब ये तो क्या होती है? छोटी आंत होती है लंबी, इनका नाम ही है छोटी आंत, वैसे कहते हैं क्षुद्रांतर या छोटी आंत। नाम है छोटी आंत लेकिन है ये लंबी। कितने मीटर बताइए हमने? 7.5 मीटर है इसकी लंबाई, लेकिन इनकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। जो क्षुद्रांत होता है ये क्या होता है? इनकी मतलब व्यास, हम बोल सकते हैं व्यास या त्रिज्या, वो क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की 1.5 मीटर होती है, यानी इनकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, और ये क्या होती है? चौड़ाई में अधिक होती है। इसमें क्या होता है? जैसे मतलब पाचन की क्रिया वहां संपूर्ण हुई छोटी आंत में, मतलब छोटी आंत में जगह दीर्घोम है, ये क्या काम करते हैं? भोजन का अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद में ये किस में मिला देते हैं? मतलब जो अवशोषित पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, इनका अवशोषण कर लेते हैं। और ये किसमें? जो कोशिकाएं होती है, अवशोषित पदार्थों को कोशिकाओं को दे देते हैं। वो जो कोशिकाएं वो क्या करती है? अवशोषण के बाद में रक्त वाहिकाओं द्वारा पूरे शरीर में जहां जरूरत होती है पूरे शरीर में भेज दिया जाता है पदार्थों को। और उसके बाद में ये इसमें आता है, किसमें आता है? बड़ी आंत में, वर्धांतर में। और वर्धांतर में क्या होता है? वर्धांतर में मतलब जो जिका अपचित यानी उसमें जो पचित नहीं हुए भोजन के जो अवशेष रह गए, उस पदार्थों को कौन अवशोषण करती है? ये बड़ी आंत करती है, वर्धांतर करती है। यानी ये वर्धांतर क्या काम करती है? जो जैसे जल है, मतलब खनिज लवण है, या कोई और मतलब जो रह गए पदार्थ, उनका अवशोषण कौन करती है? ये बड़ी आंत करती है, वर्धांतर। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वर्धांतर में पाचन होने के बाद में ये धीरे धीरे किसमें भेज देती है? मलाशय में। और मलाशय क्या काम करता है? भोजन को वितरित करता है और समय समय पर गुदा द्वारा विक्षेपण यानी बाहर त्याग दिया जाता है। और जो बाहर त्यागने की क्रिया होती है उसे कहते हैं निष्कासन।